गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं बबीता परमार सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फिज़िक्स की आवाज़ जो प्रोवाइड करता है फिज़िक्स इजी नोट्स। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 5 चैप्टर 4 का मोशन इन अ प्लेन, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पार्ट 2 है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम कर चुके हैं पहले, इसका जस्ट एक क्विक रिविजन करते हुए न्यूमेरिकल्स जो हैं हमारे बचे हुए थे हम वो करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि एक प्रोसेस जिसमें किसी भी कोई भी एक ऐसा वेक्टर है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, और इस तरह से करते हैं कि उन कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपको वही सेम वेक्टर जो है वो मिल जाता है। अब जस्ट सो क्विकली मैं थोड़ा सा बताऊंगी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब वर्ड इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट है वो जो है 90 डिग्री है टू ईच अदर, then we say that they are rectangular components। तो सिंपल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जब बोले वो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्पेसिफाइड नहीं है तो वी अंडरस्टूड टेक इट फॉर द प्लेन में ले लेते हैं इसको। और जब 3 कंपोनेंट की बात होती है तो हम स्पेस की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल है ना। दिस वी टेक फॉर 3D एंड दिस इज फॉर 2D। प्लेन की बात आ जाती है। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर। तो सिर्फ मैं शॉर्ट में इसको बताने वाली हूँ, जो बातें आपको याद रखनी है। जब हमने इसको रिजॉल्व किया था तो हमने वहाँ पे जब प्लेन की बात की थी तो इस तरह से आपका XY प्लेन लिया था, राइट। ये X है, ये Y है, और यहाँ पर हमने वेक्टर को दिखाया था। दिस वॉज द वेक्टर A एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। O वॉज द ओरिजिन, और इसके कंपोनेंट्स जो निकाले थे वो निकालने के लिए हमने यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। X डायरेक्शन में हमने कहा ये AX है, और Y डायरेक्शन के लिए इसके पैरेलल, Y के पैरेलल दिस वाज AY वेक्टर। एंड दिस वेक्टर A, इसको हमने कहा था, इसमें हमने ट्रायंगल लॉ को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो व्हाट योर AY वेक्टर। ये OP नाम दिया हुआ था, इसके इसमें पैरेलल। यहाँ पर हमने एक M ले लिया, इधर N ले लिया। फिर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखो ये एरो इस एरो को फॉलो कर रही है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये क्लोजिंग साइड है। तो आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, ठीक है ना। बाय, ये याद रखना है, बाय ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम ये चीज जो है लेकर आए थे। फिर जब मैग्नीट्यूड की बात आई थी तो इसमें हमने AX को देखा, तो AX किसकी तरह एक्ट कर रहा है। AX जो है इस ट्रायंगल में बेस की तरह एक्ट कर रहा था, तो हमारे दिमाग में आ गया था दैट इज A cos थीटा था। और AY जो है वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है। बस ये जो साइड होती है अपने बच्चे ये देखना है कि वो किसकी तरह बिहेव कर रही है। जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके ऊपर वो एंगल लेंगे, इस साइड पे बन रहा है ना ये एंगल थीटा, तो ये बेस हो गई, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। सो ये हो जाएगा A sin थीटा। तो आप इस वेक्टर, जो आपको याद रखना है वो एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये वेक्टर A को आप लिखेंगे कैसे। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर AX इंटू, क्योंकि X डायरेक्शन में तो ये I कैप आ गया, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस AY वेक्टर Y डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आ गया। तो एक ये तरीका है किसी भी वेक्टर को जनरल लिखने का, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। अभी हम बहुत चीजें न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर जगह इसका इस्तेमाल होगा। ये तो जनरल वेक्टर ए लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होगा, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए, एनीवे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप इसमें बता सकते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड इनको स्क्वायर करके हम ऐड करते थे, तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A वाज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट इज A। मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, बट ये आया कहाँ से था, इन दोनों को हमने क्या किया था, स्क्वायर और ऐड किया था, उससे ये फॉर्मूला निकला था। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। अगर प्लेन की बात चल रही है तो हम उसमें ये चीजें करेंगे, ठीक है। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका भी डायग्राम थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि यहाँ पे ही गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये आपका हो गया
3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो मान लीजिए आपका ये एक एक्सेस हो गई, ये दूसरी एक्सेस हो गई, ये तीसरी। जब भी स्पेस की बात करें या 3D की बात करें तो हम हमेशा 3 कोऑर्डिनेट्स ओ को ओरिजिन लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। और यहाँ पर आपका ये वेक्टर मान लीजिए आपको ए वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया ओपी से, ठीक है। दिस इज द वेक्टर वी आर रिप्रेजेंटिंग। तो अब इधर से हमने इसको देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अगर एक्स वाई जेड हैं, क्योंकि आप इसको देखने के लिए क्या करोगे, फट से अपने जहां आप बैठे हुए हो उस कमरे का एक कोना पकड़ लो। उस कोने में देखो एक लाइन ऊपर दीवार को चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कोने वाली ये, और ये आपका फर्श है जिस पे आप बैठे हुए हैं। तो ये एक तरफ अगर आप उसकी लंबाई की तरफ देखते हो कमरे की, तो एक ऐसी जो इस दीवार का और फ्लोर का कनेक्शन दिखता है, तो ये एक एक्सेस हो गई। दूसरी तरफ सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ये दिखेगी। तो ये तीनों, मान लो अगर आप यहाँ बैठे हुए तो आपको ये तीनों चीजें जो है आपकी दीवार पे दिखाई दे रही है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ कहीं पॉइंट पी है। तो इसके अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई जेड है, ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है बच्चे। यहाँ से एक अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये किसके पैरेलल आ रहा है, वाई एक्सेस के पैरेलल आ रहा है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई के पैरेलल है, तो वाई के बराबर हो गया, यानी इसकी जो ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल ड्रॉ करती हूँ, किसके पैरेलल है, ये जेड एक्सेस के, तो ये जेड कंपोनेंट को देगा। फिर अगर ये इधर ड्रॉ करती हूँ तो ये इसके पैरेलल है, तो ये एक्स को कर रहा है। अब मान लीजिए इसके जो कंपोनेंट्स हैं हमने निकालने हैं, ये ओ पी, ये मान लीजिए एल है, ये दिस इज ए एक्स आपका ये हो गया। ए वाई आप यहीं से ड्रॉ करेंगे, ये जो आपने बनाना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था ना हमने, ऐसा करना है कि सामने की दीवार तो आपको दिख रही है, बस ये पीछे की दीवार नहीं देखनी है। पीछे की दीवार मतलब जहां आप बैठे हो ना, सोच लो वो दीवार वहीं पे है। ये मान लो जी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको ये सारा दिख रहा है यहाँ से, है ना। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने बना लिया। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज ए एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, दिस इज योर ए एक्स वैक्टर। ये जेड में है तो ये मान लीजिए ए जेड वैक्टर, और ये जो है आपका क्या हो गया, ए वाई वैक्टर। तीनों कंपोनेंट्स हो गए। अब जब इसको निकालना था तो हमने 2 ट्रायंगल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि आपने कौन से, अपने जो ओरिजिन दिख रहा था उससे अपनी पोजीशन को जोड़ लो। तो जब भी किसी पोजीशन वेक्टर को जोड़ते हो तो डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से निकलती हुई आती है, ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एक्स की निकल के आ रही है, ए वाई की, ए जेड की भी निकल के आ रही है, ए वाई की भी निकल के जा रही है। तो हर एरो जो है ओरिजिन से निकली है, यही उसी तरह आपका अगर ये वेक्टर ए देख रहे हो तो वो भी ऐसे निकल के जा रहा है। अब क्योंकि ये साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये एरो भी ऐसे जाएगी, और ये किसके बराबर होगा आपका ए जेड। ये वाली साइड किसके पैरेलल है, एक्स एक्सेस के, तो ये क्या होगा, ए एक्स वेक्टर। ये वाली साइड किसके पैरेलल है, ये वाली इस साइड के पैरेलल है, तो ये आपको क्या देगा, ए वाई वेक्टर। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और इसमें 2 बातें आप बहुत ध्यान से देखो कि हम कौन से 2 ट्रायंगल लेते हैं। हम जो ट्रायंगल लेते हैं इसका नाम था ये ओ एल और ये था क्यू। तो एक बार आपने याद रखना है कौन सा ट्रायंगल रखना है, ओ एल क्यू याद रखना है। और एक ट्रायंगल आपने याद रखना है जब आप इसको ओ पी क्यू, ठीक है। यही 2 ट्रायंगल पे अगर ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो पहले वाले में देखो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आ जाता है, ठीक है। और फिर इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो उसमें ओ क्यू कॉमन ही है, तो दिस विल बी इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। फिर वो वैल्यूज वहां से डाल देंगे हम। यहाँ पहले हम ट्रायंगल लॉ, दोनों वेक्टर्स पे ही आपने क्या करना है, ट्रायंगल लॉ लगाना है। और जब मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तब आपने यही 2 ट्रायंगल ओ एल क्यू एंड ओ पी क्यू, है ना, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
ठीक है। जब आप ट्रायंगल लॉ निकालते हैं तो वहां से आपको जो फाइनल फॉर्मूला आया था दैट वाज वेक्टर ए इज इक्वल टू, पहले इस ट्रायंगल पे लगाना फिर इस ट्रायंगल पे लगाना। जनरल अगर आप देखो ओ एल क्यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ एल प्लस एल क्यू, डायरेक्शन के हिसाब से लगा रही हूँ, मर्जी थोड़ी है मेरी। ओ एल क्यू इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड, ये हो गया। एंड ऊपर वाले में चले जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू लेते हैं, तो इट इज ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना। तो अब ये ओ एल इज वॉट, ओ एल वॉज ए एक्स प्लस एल क्यू वॉज वॉट, ए जेड इज इक्वल टू ओ क्यू। और यहां पर आपको तो ओपी इज वॉट, वेक्टर ए प्लस पी क्यू, सॉरी नॉट पी क्यू, देखा गलती होती ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे पैरेलल में है, इसके पैरेलल वाई एक्सिस ऊपर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ ये नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, इस ट्रायंगल में आपकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ओ ए, सॉरी ओ पी। सो ओ पी इज, ओ क्यू कितना है, ये वैल्यू निकाली थी, तो ए एक्स प्लस ए जेड, और क्यू पी कितना है, ए वाई, और ओपी कितना है, ए वेक्टर। तो यहां से ये याद रखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर, ऐसे लिखेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। और इसी को अगर आपने और अलग फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू आई कैप एक्स डायरेक्शन में, ए वाई का मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और जे जो वाई डायरेक्शन में है, ए जेड जो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने, कभी भी कोई वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम वही दोनों ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो आप उधर से आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बारी आती है पोजीशन वेक्टर की, तो आपके दिमाग में एकदम से डायग्राम आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर में आप दिखाना चाह रहे हैं किसी की, तो आप इस तरह से प्लेन की बात होती तो हमेशा हम एक्स और वाई लेते हैं, और ये इस ढंग से आर वेक्टर जो है वो पोजीशन को देता है। ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि अगर इसमें ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कंपोनेंट होगा आपका x और ये होगा आपका y। सो दिस इज व्हाट आर वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात आएगी तो इट विल बी ऑलवेज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में तो कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, डायग्राम में से 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं। ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज P, ये आर वेक्टर है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स इसके आएंगे, ये क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली चीज आपकी वाई हो गई, ये वाली चीज एक्स एक्सिस के है तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया, जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ जो आर वेक्टर है उसको हम जैसे ये किया हुआ था उससे जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, तो पोजीशन यहीं से हम निकाल रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ आपका मैग्नीट्यूड की बात होगी तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं तो आपका डायग्राम क्या होना चाहिए, फिर से वही एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा, दिस इज एक्स दिस इज वाई। यहाँ पर P1 पोजीशन है, यहाँ पर P2 पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P1 P2, इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन वेक्टर R2। हमेशा याद रखेंगे एरोज हमेशा डायरेक्शन पे होती हैं, ठीक है, ओरिजिन से निकल के जाती हैं। एंड P1 P2 जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो आपका जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर को आप कैसे लिख रहे हैं, आपका R1 वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप,
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, P1 P2 विच विल बी इक्वल टू, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये और ये फॉलो कर रहे हैं, तो R1 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस क्लोजिंग साइड, है ना। और तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, दिस वॉज योर OP प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। ये ट्रायंगल लॉ से आया है और ये एरोज को देख के होता है। तो P1 P2 कितना हो रहा है, दैट इज OP2 माइनस OP। व्हाट इज OP2, सॉरी OP2 माइनस OP1। सो दिस इज व्हाट R2 माइनस R1। तो इसको याद रखने के लिए कैसे करोगे, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो I में से I, J में से J कंपोनेंट जाएगा, ऐसा नहीं है सब माइनस होंगे। सो दिस विल बी और इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। जब ये इस वाले स्पेस में हो जाता है, स्पेस की बात आ जाती है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 होगा, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स लिए वही लोगे आप, तो अलग अलग पोजीशन पे ले रहे हो, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिर्फ ये एडिशन हो गया। R2 जो है इस केस में हो जाएगा x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वही R2 माइनस R1। सो दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि दोनों के पास I कैप है, y2 माइनस y1 होगा j कैप, और z2 माइनस z1 होगा k कैप। सो ये फॉर्मूलाज बच्चे आपको याद रखने हैं डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। अगर बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर दिस इज डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो जैसे ये निकाला है, दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कोई आपको ड्राइव करने को नहीं देगा, न्यूमेरिकल में आपने यूज करना है। तो ये हमने एक जनरल वेक्टर के फॉर्म में ड्राइव आउट करके निकाला था। ये यहाँ पे आपको ये फॉर्मूलाज जो है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि मैग्नीट्यूड की जब बारी आएगी तो आप कैसे निकालोगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड थी, तो ये था आपका मैग्नीट्यूड। दिस इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड। कोई फर्क नहीं, तो सामने सामने मैं इसीलिए लिख ले रही हूँ, चाहे प्लेन हो चाहे स्पेस हो। अब बात आती है, ये चीजें सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है। न्यूमेरिकल में वेलोसिटी दे दें, तो आपको वेलोसिटी दी हुई है, मान लीजिए प्लेन की बात कर रहे हैं, तो अगेन प्लेन है, तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे इसके रेक्टेंगुलर। ये दिस इज द वेलोसिटी, तो ये Vx इधर को हो जाएगा, Vy जो इधर को हो जाएगा। तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, दिस V वेक्टर इज इक्वल टू Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू Vx इंटू आई कैप प्लस Vy इंटू जे कैप। और मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो इट इज अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हियर इट विल बी तीन, आपको सिर्फ फर्क कुछ नहीं है, डायग्राम का ही फर्क है। ये आपका V वेक्टर है, ये x है, ये y है, ये z है, तो आप बोलोगे कि इस तरफ को आपका Vx वेक्टर है, इस तरफ को आपका Vy वेक्टर है, इस तरफ को आपका Vz वेक्टर है। तो आपका जो V वेक्टर होगा वो कैसे लिखेंगे आप लोग, V वेक्टर विल बी इक्वल टू Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर प्लस Vz वेक्टर। ये हम ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं, और इसको लिखना है वेक्टर को तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज व्हाट द V वेक्टर कैन बी रिटन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स में, और इसके मैग्नीट्यूड की जब बारी आएगी, सो V वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो जैसे ये है वैसे इसी तरह ये हो जाएगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, नथिंग। वही सेम चीज एक्सेलरेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ कि द एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी रिटन एज Ax वेक्टर प्लस Ay वेक्टर विच इज इक्वल टू Ax I कैप प्लस Ay j कैप। सो दिस इज योर A वेक्टर, and the magnitude of A vector is equal to
ax² प्लस ay² अंडर रूट। ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर a वेक्टर विल बी इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, क्योंकि जो जो डायरेक्शन है उसी में, एंड द मैग्नीट्यूड हियर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax² प्लस ay² प्लस az²। अगर फोर्स है तो सेम जो ये वेक्टर्स बनाए उसकी तरफ आप फोर्स कर दीजिए। तो एफ वेक्टर को अगर प्लेन में देना है तो इट विल राइट इट एज fxi कैप प्लस fyj कैप। इसमें लिखना है तो 3 डायमेंशनल में fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप। कोई फर्क नहीं है, जैसा हमने a को शुरू किया था वही चीजें कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ f इट इज अंडर रूट ऑफ fx² प्लस fy²। यहाँ पे अगर करेंगे बच्चे तो दिस इज इक्वल टू fx² प्लस fy² प्लस fz²। ये देखो बिल्कुल मैंने जल्दी जल्दी करा, लेकिन क्यों किया इतनी स्पीड से, बिकॉज वो जो हम मेन जो चीज थी हमारी वो हम कहाँ ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी से ये चीजें आई हैं धीरे। तो सेम इसमें कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स में वेक्टर्स का नाम आएगा तो आपने घबराना नहीं है कि हम तो पढ़ा नहीं, ये यही चीजें हैं, उसी को वो जनरल फॉर्म में यहाँ पे नाम कर दिया। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ये जो आपका आई कैप जे कैप के कैप ऑर्थोगोनल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट perpendicular vector of unit magnitude are called orthogonal unit vectors। ठीक है, सो ये हो गया आपका 3 डायरेक्शंस आपके x y z, ये होगी आपकी x, ये होगी आपकी y, ये होगी आपका z। x में जो होगा दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर i कैप, y में जो होगा दैट विल बी j कैप, z में जो होगा वो होगा k कैप। अब ऐसा कुछ नहीं कि z ऊपर, मैंने अभी तक y लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, x लिया y को ऊपर ले लो, z को, मतलब म्यूचुअली ये कैसे हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर। बिल्कुल अपने कमरे का कोना देखो, उसकी कोई भी लाइन से आप उसको ज्वाइन करते हैं तो एंगल 90 डिग्री आता है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें जो मैंने टिप्स देने थे, एक स्पेशल एंगल होता है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर मानो कि ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक बॉक्स है, इसको एक बच्चा यहाँ पे F1 फोर्स से खींच रहा है, एक बच्चा इसको यहाँ पे F2 फोर्स से खींच रहा है। तो ये जो बॉक्स है ये सीधा ऐसे आगे की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये सीधा आगे को मूव कर रहा है, मान लीजिए दिस एंगल इज 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ही है कहानी, ठीक है। अब इस वाले में आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम ये वैल्यूज करेंगे, सो इसमें ये कितनी भी एक एग्जांपल पर्टिकुलर ले ही लेती हूँ मैं, मान लो 5 दिस इज 2 न्यूटन है ये, ठीक है, या 5 न्यूटन है ये, और इसको ले लेती हूँ मैं 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि आप इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करिए, ठीक है, सो कंपोनेंट इसके रिजॉल्व, अब ये जो भी फोर्स है ये तो हम ऐसे सेंटर से ऐसे लेते हैं ना कि इधर सेंटर से आ रहा है, चलो इधर ही अगर पॉइंट ले रहा है तो ये कंपोनेंट इधर हो गया वाई एक्सिस और ये कंपोनेंट हो गया इसका एक्स एक्सिस। जब इसके कंपोनेंट की बात आएगी तो F1 x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इस तरफ को ना, तो ये जिस पे एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, तो इट विल बी F1 cos 37 डिग्री, और F1 y क्या होगा, F1 sin 37, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है ये, है ना। अगर F2 की बारी आएगी F2x, तो ये कितना एंगल बना रहा है 53, तो आप लिखोगे F2 cos 53, और F2y की बात करोगे तो इट विल बी
इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो F2 sin 53। अगर तो सिंपल एंगल होते तो तुम कर लेते। ये cos 37 की कहानी में याद रखना कि अगर आपके पास ये वाला जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये मान लीजिए, इधर से मैं एक छोटा बना रही हूँ, अगर ये 3 सेंटीमीटर है या ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर 3 है तो इसके सामने वाला एंगल इज 37, अगर ये 4 है तो इसके सामने बड़ा वाला एंगल इज ऑलवेज 53। एक ये बात याद रखना। और होता क्या, ये 4-3 की कहानी चलनी और ये 3-4 की, और हाइपोटेनस आ जाना है 5। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 5 आएगा। बस ये आपको याद रखना है कि अगर 4 यहाँ है तो 53, 3 यहाँ है तो 37। अब बात आती है जब 37 की, तो आपने क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, दिस विल बी इक्वल टू F1 cos 37, तो ये वाला ट्रायंगल है ना। cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस विल बी इक्वल टू 4/5। तो ये कहीं देखना नहीं है, ये ट्रायंगल अगर आपको याद है, ये स्पेशल है फॉर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। वहां बैठ के थोड़ी आप एंगल्स मेजर करने लगे। 35 और 37 एंड 53 के लिए स्पेशल है, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एंगल 53 होता है, दूसरा एंगल क्या होता है 37। तो अगर ये 53 है तो ये ऊपर वाला 37 है, ठीक है। तो अगर ये 37 है तो ये ऊपर वाला क्या है 53। अगर आप ध्यान से देखो तो 53 इज ऑलवेज बड़े वाले के सामने और 37 इज ऑलवेज छोटे वाले के। तो आपको वैसे याद रखने के लिए बता रही हूँ कि आपने हमेशा ये दो ट्रायंगल आपके दिमाग में एकदम से आने चाहिए जब भी आप इन एंगल्स को देखो। 37 है तो ये वाला ट्रायंगल आना चाहिए कि इधर पे 3 है, इधर पे 4 है, और यहाँ पर सीधा ये आपको 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो 5 × 4/5, तो आप सीधा आंसर लिखोगे 4 न्यूटन, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब साइन की बात आएगी तो दिस विल बी F1 sin 37। sin 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस विल बी 3/5, ठीक है। 53 की बात आएगी तो आप इसमें करोगे F2। 53 क्या है, कॉस है, बेस कितना है 3/5। इसमें F2 साइन 53, साइन 53 इज साइन में आता है परपेंडिकुलर 4/5। अब आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 10 × 3/5, सो इट विल बी 6 न्यूटन। यहाँ पे करोगे तो सॉरी दिस वाज 5, तो 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आया 3 न्यूटन। जब 10 होगा 3/5, दिस विल बी योर 6 न्यूटन। 4/5, दिस विल बी 8 न्यूटन। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स जो निकाल सकते हैं। ये स्पेशल केस है किसका, 53, कहीं पे भी आप 37 डिग्री और 53 डिग्री, बाकी तो वो 30, 60, 45, 1 वो सारे तो आपको टेबल याद होते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट करवा देती हूँ। विच इज ईजियर, पुश और पुल। तो जैसे अब मान लो आपके पास एक बॉक्स दे दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा इसको अब आप धक्का दो, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप मुझे बताओ आप इसको धक्का आसानी से दे सकते हो या आप इसको खींच के ले जा सकते हो। तो मन में एकदम से आता है कि अपना पूरा वजन डाल दो उसके ऊपर, धक्का दे दो ऐसे जूम करके। अगर इस तरह से आपकी बॉडी, आपको इसको ऐसे करके ले जाना ज़्यादा आसान है या इधर से खींच के लेके जाना ज़्यादा आसान है। तो एकदम से दिमाग में आता है कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जब बोलते हैं कि ये कुर्सी हटाओ तो या टेबल हटाओ तो फट से यहाँ खड़े हो जाते हैं, इसको ऐसे धक्का देना शुरू करते हैं, है ना। तो लेकिन जैसा लगता है फिजिक्स में वैसा होता नहीं है। ये पुश करना, धक्का देना उतना आसान नहीं है जितना आसान खींच के ले जाना होता है। देखा, तभी वो जो टैची होते हैं उनके व्हील्स लगे होते हैं तो आगे की तरफ को खींच के ले जाते हैं ना। आगे से पीछे चल रहा है बंदा, आगे आगे चल रहा है बंदा, उसका हाथ पीछे से उसको खींच के लेके जा रहा है। सो विच इज ईजियर टू पुश और पुल अ लॉन रोलर। तो हम ये इधर पे एक लॉन रोलर बनाते हैं, ठीक है। ये इसका मान लीजिए हैंडल है, यहां से ये इसको पुल कर रहा है और ये ग्राउंड पे इस तरह से है। ये वही लॉन रोलर है और यहां पर वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, राइट। इस तरह से धक्का दे रहा है, तो फोर्स यहाँ पे
इस तरफ लग रहा है, फोर्स यहाँ पे इधर को लग रहा है ना। सो इफ यू सी हियर, अगर ये इस तरह से आप इसको धक्का दे रहे हैं तो ये जो कंपोनेंट है इस ग्राउंड के साथ, ये जो फोर्स F है, ये सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है। जो आप चाहे ऐसे खींच रहे हो चाहे ऐसे खींच रहे हो, चल तो ये इसी ग्राउंड पे रहा है ना। तो ये इस तरह से, ये अगर ये पैरेलल टू द ग्राउंड हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सिस, तो ये इस तरफ को थीटा एंगल बना रहा है। और अगर यहाँ धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ को ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये भी सर्टेन एंगल जो है इसके साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। ठीक है, आपका देखो ये पुश है, दिस इज पुल एंड दिस इज पुश वाला डायग्राम। ठीक है, अब इस F को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते थे फोर्स को। दिस इज व्हाट फोर्स इज देयर, नीचे की तरफ को फोर्स आ रहा है। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, तो इसका जो वजन है वो तो mg नीचे की तरफ है, mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इसको रिजॉल्व किया, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेस हमेशा क्या होता है, दिस वी ऑलवेज राइट एज F cos थीटा। मैंने कहा जब भी कोई साइड बेस की तरह आती है तो चुपचाप जो हाइपोटेनस है उसका cos थीटा कर दीजिए, और इस तरफ कितना हो जाएगा, F साइन थीटा, क्यों इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां वाले में क्या हो जाएगा, F cos साइन थीटा इस तरफ चला जाएगा, परपेंडिकुलर है इसके, और ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये होगा आपका F cos थीटा। तो ये इस वाले में भी ये वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा इसके मोशन के लिए, इसमें भी ये कंपोनेंट करेगा हेल्प। लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट अगर आप देखोगे, सो इफ यू सी हियर दैट force in both cases can be resolved into two components। ठीक है, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, horizontal component will be how much, F cos theta। in both cases it helps in the motion of the lawn roller। ठीक है, बट वर्टिकल कंपोनेंट का क्या सीन है, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बारी आती है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज F cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। अब F sin थीटा के कारण क्या होगा, इधर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो F sin थीटा ऊपर हो गया, mg हो गया, तो यहाँ जो नेट डाउनवर्ड है, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, mg माइनस F sin थीटा। और इस वाले में नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स ये होगा आपका बच्चे mg प्लस F साइन थीटा के साथ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, F साइन थीटा। अब ये देखिए F साइन थीटा ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के कारण आपका क्या हो रहा है,
नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज, कौन सा वाला, ये लेस है और ये दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, इज लेस in pull, that is mg minus f sin theta, and net downward force is more in push, that is mg plus f sin theta, which implies pull is easier than push. ये 2 marks का क्वेश्चन है, सो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती. वी विल से दैट लेट अस टेक अ लॉन रोलर एंड f, यहाँ पे सिर्फ इतना बताना था, f is the force applied on लॉन रोलर. लॉन रोलर के ऊपर आपका ये फोर्स जो है वो अप्लाइड है. ठीक है, तो फोर्स दोनों केसेस में आप रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, वो आपने कह दिया और उस तरह से उसको किया. अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, जैसे वॉकिंग जो है वो भी आपका इसी में हेल्प आउट करता है. सेकेंड एग्जांपल आई विल टेक एप्लीकेशंस. फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड यहाँ ले लेते हैं बच्चे, दैट इज योर walking of a man is also an example. Walking of human is living being कह सकते हैं, is also an example of a resolution ऑफ वेक्टर. मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, बट आप लोग आराम से, क्योंकि मैं तो देखो पेज को भी सीधा नहीं कर सकती, मतलब घुमा नहीं सकती. जब लिखते वक्त थोड़ा टेढ़ा करने की लिखने की आदत होती है, रिकॉर्डिंग में मुझे बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, जो कि मेरे लिए एक मुश्किल वाला काम हो जाता है. ये आपकी हो गया ग्राउंड. ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट देखने के लिए, अब मान लीजिए ये इसका बंदे के पैर है. ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैर हो गया. तो ये क्या करता है, ऐसे यहाँ से पुश करता है ग्राउंड को, है ना, पुश द ग्राउंड. तो इसका रिएक्शन क्या होता है, ये ऊपर की तरफ, जैसे धरती को पुश करेगा न्यूटन लॉ के हिसाब से, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, धरती उसको ऊपर की तरफ को ना रिएक्शन दे, तो ये रिएक्शन इसका हो जाता है. अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं. जो इसके आर जो है रिजॉल्व हो जाएगा इफ एफ, मान लीजिए एफ इज द फोर्स, with which we push the grounds. R equals to F is the normal reaction. Theta is R making angle with ground. ठीक है, so R can be resolved into two components. जब भी आता है तो एक हम लेंगे horizontal component
एक हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा। ये हॉरिजॉन्टल है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये एंगल थीटा बनाना है तो दिस इज आर कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर हो गया तो इस तरफ क्या जाएगा? आर साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू योर आर कॉस थीटा, और यू कैन से दैट इज एफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। जो इंसान बंदा है उसका वजन किधर को एक्ट कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम जी इज दी वेट ऑफ ह्यूमन। नाउ जो ये आर कॉस थीटा है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू मूव द मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस कंपोनेंट helps in walking, and this component balance the weight। नहीं तो धरती के अंदर धसेगा ना, नीचे से खींच रही हो, नहीं बैलेंस द वेट ऑफ द मैन, mg। ठीक है, अब आते हैं हम ले न्यूमेरिकल्स पे। ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल्स, बट यू सी व्हाट ऑल न्यूमेरिकल्स आई हैव डन। अभी जो मैंने हिंट्स दिए हैं उसी का इस्तेमाल होना है। पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल मैंने 37 एंड 43 डिग्री वाला ले लिया है। राइट द कंपोनेंट ऑफ F1, 2, 3 अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला था, क्या चीज़ आपने बच्चे याद रखनी है? एक ट्रायंगल याद रखना है, सुंदर सा ये ट्रायंगल। अब दिमाग में फट से बना लिया करो, ऐसा ट्रायंगल है। अगर आप यहाँ पर 37 डिग्री लेते हो तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4 और ये होगा 5। और अगर आप ट्रायंगल कैसा लेते हो, यहाँ पे 53 एंगल लेते हो तो इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5। तो आप यहाँ से वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हो। तो अब चलें क्वेश्चन पे। F1 एक दोनों डायरेक्शन में बोला है तो इट विल बी F1x विल बी इक्वल टू F1 इंटू कॉस कितना है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि F1 और F3 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंगल नहीं देंगे। तो अगर ये एंगल नहीं देंगे तो यू विल ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन एंड ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स करके 37 डिग्री करोगे। ठीक है, अब F1 कॉस 37, अब कॉस 37 है तो F1 कॉस क्या होता है? कॉस इज ऑलवेज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 37 में ये वाला बेस है तो दिस विल बी योर 5 न्यूटन दिया हुआ है, इनटू ये हो जाएगा आपका 4/5। 5 से 5 कट गया, आपका आंसर आ गया 4 न्यूटन। ये तो वही हो गया जो हमने पहले किया था, है ना। इसी तरह आप बच्चे F2x निकालेंगे, सॉरी F1y, दिस इज x डायरेक्शन, और y के लिए आपने क्या करना है, ये आपकी y डायरेक्शन हो गई। आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। दिस विल बी F1, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा साइन 37। दिस विल बी F1, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन है? ये 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 न्यूटन इंटू 3/5। 5 से 5 कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 3 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह आपने 53 वाला लेना है तो दैट इज F2x, दैट विल बी F2 इंटू एक्स में क्या है, ये एंगल यहाँ बना रहा है, एक्स के साथ ही बना रहा है तो उसके साथ कॉस आ जाएगा क्योंकि वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बस ये याद रखना है। दिस विल बी इक्वल टू F2, ये क्या होता है? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? 3 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/5। सो दिस इज 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, आपने बाकी सारे जो हैं वो निकाल लेने। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। F2x हो गया, फिर आपका F2y, फिर F3x, F3y, ये आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं बच्चे। cos 53, ये हो जाएगा F3, सॉरी दिस इज साइन, है ना, परपेंडिकुलर। y एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाती है, F3
cos 37 है यहाँ पे एंगल, F3 sin 37। तो ये मेरे को ये ट्रायंगल्स अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व। फिर ये कंपोनेंट ऑफ वेट लिखना है आपने, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेट कैसे, अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर ये वजन है तो इसका वजन हमेशा ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करता है। अब यहाँ क्या कर दिया इसने, इन्होंने इसने ऐसे जाना था, अदरवाइज अगर ये सीधा होता तो इसने ऐसे जाना था, नहीं mg क्या हो गया, अपनी जगह से शिफ्ट हो गया। तो जितना इस प्लेन को इंक्लाइन किया है उतना ही ये एंगल बनाएगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसने यहाँ होना था लेकिन ये क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे तो ऐसे चला गया। इन्होंने बोला इसके कंपोनेंट्स लिखो ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो अब इसके कंपोनेंट्स लिखने, तो ये हो गए दो, एक ये तो है ही है, अपनी जगह से ये जितना शिफ्ट हुआ है, तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर की। यही बस याद रखना है। बेस कौन है, परपेंडिकुलर। बेस कैसे पता लगता है, वो एंगल देखो, एंगल जिस साइड पे बन रहा है, ये एंगल इससे बन रहा है बेस, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। सो अलॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर हुआ। सो कंपोनेंट ऑफ mg along inclined plane is equal to क्या हो जाएगा, mg sin theta, and component of mg along perpendicular to inclined plane that is equal to mg cos theta। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते कि बेस इसके लिए हॉरिजॉन्टल साइड में हमेशा ही जो है कॉस थीटा आता है और वर्टिकल। ये डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पर बना हुआ है। जिस साइड जिस भी साइड पे एंगल बना है वो बेस हो जाता है और उसको वो कॉस हो जाएगा, और दूसरी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल को बड़े ध्यान से देखना है। देन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस दिया हुआ है आपको। ये आप फाइंड दी मैग्नीट्यूड इन एक्स वाई कंपोनेंट है, तो ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका फोर्स हो गया। कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। आपसे बोला हुआ है एफ एक्स निकालना है, कंपोनेंट ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज, एंड एफ वाई component of f in y direction, ये आपको निकाल। so what will be fx, fx will be your f, इसके ऊपर एंगल बन रहा है ना x पे, तो ये क्या है, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बस यही देखना होता है एंगल कहाँ है। अगर ये एंगल बाई चांस यहाँ दे दिया होता तो ये बेस बन जाता, ये परपेंडिकुलर बन जाता। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, f cos थीटा, बेस के साथ cos थीटा और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा। 4 न्यूटन कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, एक टेबल कराया था मैंने, अगर कुछ याद हो देखो। 30 डिग्री कॉस √3/2, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। दिस इज व्हाट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इन चीज़ों को भूलें। So this is what we have। एक मिनट, पेज कहाँ चला गया, so you have this equals to, एक मिनट, एक सेकेंड, पे देख लें जरा, स्क्रीन पे मैडम सारा बोर्ड ही ला देती है। सो दिस विल बी cos 30 डिग्री कितना था आपका, √3/2। सो दिस इज 4 into √3/2। दिस विल बी इक्वल टू 2 1s are 2 2s are, सो 2√3 न्यूटन, ठीक है। एफ वाई विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज हाफ, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। सिंपल 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसी को छोड़ के आ जाते हैं। अब ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन एक्स वाई प्लेन में है,
तो जब एक्स वाई प्लेन में तो आप हमेशा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। दिस इज, आपको बताया था एक्स वाई प्लेन, ये आपका ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, 3। ये आपका बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6, 4। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये हुआ, ये आपका था r1 वेक्टर, ये आपका था r2 वेक्टर, और दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना था r2 माइनस r1, डेल्टा r, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट हमने अभी स्टार्टिंग में ही जैसे लेक्चर शुरू किया था तो यही चीज़ें बनाई थी। और इसकी निकालनी कैसे होती है, r2 माइनस r1। सो r1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, आप पहले ये देखिए, r1 की वैल्यू होगी, ये 2 दिया है तो इट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप, और r2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चे, 6i कैप प्लस 4j कैप। सो डेल्टा r वेक्टर जो है दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है इन्होंने, सो r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 क्या होता है, इस i का i में से माइनस, 6 माइनस 2 इंटू आई प्लस 4 माइनस 3 इंटू j, दिस इज योर 4i प्लस 7j। अब कोई मेजरमेंट इसमें नहीं दी थी तो हम इतना यूनिट जो है इसको डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को लिखेंगे। ठीक है, अब बोला मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड बोला है तो आपको इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज velocity that will be equal to magnitude of this displacement vector by the time interval। कितना टाइम इंटरवल दिया हुआ है बच्चे, पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल, 2 सेकेंड तक वो चलती है ना प्लेन, इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स। सो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या फॉर्मूला बताया था, शुरू में बताया बेटे मैंने, देखो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड जो आपको ये आंसर आया था इनके स्क्वायर्स करके देना था, है ना। जैसे अगर आर का है तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल्टा आर की वैल्यू आपकी ये आ गई है, सो दिस विल बी इक्वल, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। सो 7 है, ओ माई गॉड, 4 माइनस 3 है, दिस इज 1, तो कितना हो गया ये 16 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 17 यूनिट्स। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट। कोई मुश्किल था, ऐसे पोजीशन वेक्टर निकाल, कितना सिंपल है, ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अब ये हो गया 5th क्वेश्चन, 1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब वेलोसिटी भी मैंने बताया था ना बेटे कि वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व हुए हैं, तो ये वी मैग्नीट्यूड की बात आती तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होता है ना, इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। सो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अब आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हुआ है इसका, किसका, इसकी यूनिट से पता लग रहा है कि ये क्या है, वेलोसिटी है। तो आपको ये दिया हुआ है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर ये है, इसका एक कंपोनेंट दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने ये लिया मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज से वी एक्स, दिस वाज वी, तो वी वाई आपसे निकालने के लिए बोला है। तो आपको क्या बताया था, दैट द वी वैक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी is equal to what, it is under root of vx square plus vy square, or you can say that v square is equal to vx square plus vy square, ऐसे लिख सकते हैं। v आपको दिया हुआ है 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये आपको निकालने के लिए बोला है। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 6400 माइनस 40 को वहाँ भेज देंगे 1600, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू
4800, सो वी वाई की जो वैल्यू है अंडर रूट, ये इसको मैं तोड़ूँ तो क्या हो जाए, आई कैन राइट 6 8 द 48, 6 इंटू 48 सॉरी 6 इंटू 8 इंटू 100 है ना, क्योंकि मैंने इसको बाहर निकालना है अंडर रूट से, इसलिए ऐसे किया। दिस इज 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ से जो बाहर निकलता है निकाल दीजिए, ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई, ये जोड़ी बन गई, यानी कि 4 इंटू 10 बाहर निकल गया, अंदर बचा 3, 40 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, अंडर रूट 3 इज व्हाट, 40 अंडर रूट 3 आ रहा है। इधर अगर आप इतना भी लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, और तो सिंपल भी कर सकते हैं 40 इंटू 1.732, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 4 2 8, 4 3 12, कैरी 1 4 7 28, 29, 2 कैरी 4 1 4 6, 1 2 3 1 2 3 इतना किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देन कम टू द 6th क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे दिया है भाई आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर दिया हुआ है। तो ये आपके एक्स एंड वाई कंपोनेंट है, तो ये लीजिए, ये आपका हो गया वेक्टर ए, इसका एक्स कंपोनेंट यानी ये आपका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो ये ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, दिस इज गिवन 7, और ए वाई का दिया हुआ है कितना, 6, ठीक है। एक ये चीज दी हुई है, यानी आपको मैग्नीट्यूड दिया है, यानी ए एक्स दिया हुआ है 7 और ए वाई दिया हुआ है आपको 6। फिर उन्होंने कहा ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। दूसरा जो वेक्टर आपको दिया है वो कौन सा दिया हुआ है, ये वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका ही कंपोनेंट आप इधर एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, इसका ही आप वाई डायरेक्शन में देखेंगे। सो वो दिया 11 एंड 19, तो अगर आप उसकी वैल्यू लिखोगे तो ये ए प्लस बी इन, इसका जो मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में होगा दिस इज गिवन 11, और वाई डायरेक्शन वाला जो है ए प्लस बी वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा वाला, वाई डायरेक्शन में, ये दिया हुआ है 9। आपसे बोला है ये एक वेक्टर जो बी बनेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी इक्वल टू, कोई भी वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। जैसे ए को लिख रहे थे ए एक्स प्लस ए वाई, बी को लिखेंगे बी एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाला डायग्राम में व्हाट इज दिस, ए ये आपको उठा के दिया हुआ है। सो ए प्लस बी होता क्या है, ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू, ए क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए एक्स, सॉरी नॉट ए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इनको प्लस करोगे तो क्या आई से आई होगा, इट विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो आपको ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू दी हुई है 11 एंड ए वाई प्लस बी वाई की वैल्यू दी हुई है 9। आपको इसमें से बी एक्स चाहिए क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, बी वाई चाहिए, ए एक्स और ए वाई इधर से मिले हुए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 11। सो बी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। बी एक्स की वैल्यू पता लग गई।
और इस वाले में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई की जगह डाल दो 6 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9. सो बी वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6. सो बी वाई इज इक्वल टू 3. अब बी एक्स की वैल्यू भी पता लग गई, बी वाई की भी होगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर. सो इट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, 11 माइनस 7. देखो मैडम जी 11 माइनस 7 कितना आता है, 4 है ना. सो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16. वही वाला नंबर आ गया, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5. तो ये आपका वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर बी का जो है. ठीक है, और कितने बचे हैं जी, ओके बस खत्म. ये आपके असाइनमेंट्स हैं. वेक्टर दिया हुआ है आपको, मैं हिंट्स दे देती हूँ, आप अपने आप करेंगे. टाइम तो 1 घंटा हो चुका है, फिर भी देखो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. तो ये आपका वेक्टर है 10 यूनिट का. ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ये एक्स है, ये वाई है. आपको एफ एक्स और एफ वाई निकालना है. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है. ये फिर से ये आपकी वेलोसिटी है, कितनी दी हुई है, 60 मीटर पर सेकेंड. इसमें से एक कंपोनेंट दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड. ये पूछा हुआ है, दिस दे हैव आस्क्ड. ये आपको वी एक्स पता है. ठीक है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. फिर से ध्यान से देखिएगा, आपको याद आ जाएगा. फोर्स इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये फोर्स है एफ, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल साइड होगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. जो लेटा हुआ होता है, वर्टिकल खड़ा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री. आपसे कहा है इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यानी ये एफ एक्स कितना है, 50 न्यूटन. आपसे बोला यहाँ निकालो इसके लिए. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट. ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं. एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा. क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर ये एंगल बना है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, इसीलिए कॉस थीटा. सो एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन कॉस थी कॉस, और यू कैन राइट इट डायरेक्टली. यहाँ पे एफ एक्स की जगह आप लिख दीजिए 50 इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस 60 डिग्री. हाउ मच इज कॉस 60, हाफ. सो एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन. इस तरह से करना है. ठीक है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड. अब इसमें तो देखिए, और ये दिया F2 एंड FR है, मैंने स्पेशली ये दिया हुआ था कि 3 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये सीधा, थोड़ा सा मेरा डायग्राम टेढ़ा बना है, बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है. ठीक है, दिस इज ऐसा, ये आपका F2 है, और अब ये एक्सिस हो गई आपकी, है ना. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये, और नीचे वाई एक्सिस है, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली, ये वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इधर एंगल 30 दिया है, अगर ये एंगल 30 दिया होता तो इस एंगल ने 30 हो जाना था. अब ये 30 है और ये कैसा है, 90 डिग्री है. तो अब ये देख लेना ये एंगल कितना आएगा. ये आपका काम है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है. ठीक है ना, ये एंगल जो है ये साइड है और ये साइड है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं. ये 30 है तो ये 30 हो रहा है, ये 30 नहीं है बीच वाला. ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे. ठीक है, ये निकालनी है. अब जो भी आपको, मेरे ख्याल से अब इस चैप्टर में से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियोस को, और अपने आप से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए. स्टिल इफ़ यू हैव डाउट्स यू कैन राइट ऑन इन कमेंट सेक्शन, और मैक्सिमम कमेंट्स लिखने की कोशिश लिखिए. आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है,
टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।